आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल डिफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अल्प विरूपण तथा प्रतिबल व विकृति में संबंध। जब किसी पदार्थ पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो उस पदार्थ के अंदर विकृति उत्पन्न होती है। यदि हम प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, एक्स अक्ष पर हम विकृति और वाई अक्ष पर अगर स्ट्रेस या प्रतिबल को लें तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। शुरू में जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है ए बिंदु पर। इस ए बिंदु को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अगर इसके बाद भी हम प्रतिबल को बढ़ाएं तो प्रत्यास्थता की सीमा के बाद बल लगाने पर और हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, किंतु उसके अंदर विकृति 0.002 रह जाती है। इस पॉइंट को पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसे हमने बी से डिनोट कर रखा है। इसके बाद प्रतिबल में कोई वृद्धि नहीं होती। इसे हम चरम प्रतिबल या एक्सट्रीम स्ट्रेस कहते हैं। इसे नेक पॉइंट भी कहते हैं और इसे बिंदु सी से दर्शाते हैं। इसके बाद भी अगर प्रतिबल का मान बढ़ाएं तो यह बढ़ने के स्थान पर घटने लग जाता है और किसी बिंदु डी पर यह विच्छेदन बिंदु या ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है तथा इनके बीच की विकृति जो होती है वो विच्छेदन विकृति कहलाती है। अर्थात बिंदु ए तक प्रत्यास्थता की सीमा तक प्रतिबल को अगर हम हटाएं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। पराभव बिंदु बी में यील्ड पॉइंट के अंदर यदि हम प्रतिबल को हटा लें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर 0.02% की विकृति या डिफॉर्मेशन रह जाती है। और बिंदु सी को हम चरम प्रतिबल यानी इससे अधिक प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो विकृति के मान में कमी आएगी और डी के बिंदु जो है, इस बिंदु को हम ब्रेकिंग पॉइंट या विच्छेदन बिंदु कहते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स और इसमें हम डिफाइन करते हैं। इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर भी वस्तु से बाह्य बल हटाने पर उसे अपनी पूर्व अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। इस समय को हम विश्रांति काल या इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हिस्टीरियस या शैथिल्य। इसका क्या अर्थ है? कभी कभी बाह्य विरूपक बल में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पन्न विकृति में परिवर्तन बल के साथ नहीं होता, अर्थात विकृति जो होती है वो आरोपित बल से पिछड़ जाती है। इस देरी को हम प्रत्यास्थता शैथिल्य या हिस्ट्रिस कहते हैं। इस टॉपिक को दोबारा देख लो। हमारा विषय है स्मॉल डिफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अल्प विरूपण तथा प्रतिबल व विकृति में संबंध। यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पर विकृति को लिया है और वाई अक्ष पर प्रतिबल को लिया है। जैसे जैसे हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विकृति का मान बढ़ता जाता है और इस प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल को हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यदि इससे अधिक हम प्रत्यास्थ बल लगाएं तो वस्तु बिंदु बी पर आ जाती है, यानी यहाँ से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो वापस आ जाती है, लेकिन इसके अंदर 0.02% का विकृति रह जाती है, डिफॉर्मेशन रह जाती है। इस बिंदु को हम पराभव बिंदु कहते हैं। अगर इससे भी अधिक प्रतिबल को बढ़ाया जाए तो सी तक
विकृति का मान बढ़ता है, इस C को चरम प्रतिबल कहते हैं। इससे अधिक प्रतिबल को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस पॉइंट के बाद अगर प्रतिबल को बढ़ाएं तो विच्छेदन बिंदु या ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। विरूपक बल हटाने पर वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है, इस समय को विश्रांति काल कहते हैं। तथा बल लगाने के बाद जो विकृति होती है वो आरोपित बल से पिछड़ जाती है, इस समय को हम हिस्ट्रिस या शैथिल्य कहते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करने थे इसमें। अब अगला हमारा टॉपिक है बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब गैस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं तो गैस में हम दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय परिवर्तन, तथा एडियाबैटिक प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम। तो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं। हमें पता है कि गैस समीकरण क्या होती है, PV = nRT। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, PV = कांस्टेंट। तो PV = कांस्टेंट समीकरण ले ली, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये PdV + VdP = 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बल्क मॉडुलस का मान किसके बराबर होगा, ΔP/- ΔV/V, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, P के बराबर। और इसकी विमा क्या होगी, Nm/m²। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अब हम देखें तो हमें पता है गैस समीकरण PV की गामा बराबर कांस्टेंट, और ΔP का मान यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। और इसके लिए बल्क मॉडुलस निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो इसका मान आएगा गामा P के बराबर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू P के बराबर आई है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रुदोष्म प्रक्रम के लिए बल्क मॉडुलस का मान गामा P के बराबर आया है। अर्थात जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए बल्क मॉडुलस का मान आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम की तुलना में गामा गुणा अधिक होता है। इस टॉपिक को दोबारा देखो, हमें निकालना है बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल गैस। गैस के लिए दो तरह के प्रक्रम हम ले रहे हैं, समतापीय प्रक्रम और रुदोष्म प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम गैस की आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV = nRT। अगर टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है तो PV = कांस्टेंट हो जाएगा, तो गैस समीकरण क्या बनेगी, PV = कांस्टेंट। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो PdV + VdP = 0। यहाँ से बल्क मॉडुलस का मान निकालेंगे तो ये P के बराबर आएगा। इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो PV की गामा बराबर कांस्टेंट, ये गैस समीकरण होती है। इसके लिए बल्क मॉडुलस का मान निकालें तो ये गामा P के बराबर आएगा। अर्थात रुदोष्म प्रक्रम के लिए बल्क मॉडुलस का मान, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान समतापीय प्रक्रम की तुलना में गामा गुणा अधिक होता है।